हेलो हाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आप सबका, वेरी वार्म वेलकम। माय नेम इज अमन श्रीवास्तव और आपको दशहरे की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा दिन। देखिए, भगवान राम ने रावण का वध किया था और हम लोग मिलके अज्ञानता का वध करेंगे, है ना। अज्ञानता को हम लोग दूर भगाएंगे एकदम बढ़िया से। और इसी दिन हम ये भी विश करते हैं कि आपके अपने पास भी ना जितना भी अज्ञानता का मतलब जितनी भी खराब थॉट्स हैं, खराब का मतलब क्या है, जितनी भी खराब आदतें हैं, जैसे आलस करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, घबराना, छोटी छोटी बातों पे परेशान होना, ऐसा डाउट अपने आप को करना कि मुझसे होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी, ये सारी चीजें हट जाएं आपके दिमाग से और आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आए। ठीक है, इसी थॉट के साथ में आइए हमारा आप शुरू करते हैं आज की अपनी इस कहानी को और हमारे पास में शुरू करते हैं। आ जाइएगा। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप जुड़ेंगे हमसे एंड अब आइएगा इस पर देखते हैं। देखिए, पहली चीज हमारे पास क्या आ रही है, बताइएगा। संपदा 2.0 ई रजिस्ट्री सिस्टम कहां से आया है। देखो, संपदा 2.0 क्या है। जैसे जमीन की रजिस्ट्री कराने जाते हैं ना, तो अभी तक क्या होता है, आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं जो कि नॉर्मली कचहरी में होता है। फिर वहां जाकर के आप बाबू से बोलते हैं, फिर वो कहता है नहीं, एक पहले वो लेके आइए, आप एक गवाह लेकर के आइए। फिर गवाह लेकर के आते हैं, फिर दुनिया भर की प्रोसेस होता है, इसमें आपको काफी पैसे भी देने पड़ते हैं कई बार बाबू को। फिर लेखपाल से पेपर निकलवाइए कि वो जमीन किसी की है तो नहीं, या किसी ये कृषि भूमि तो नहीं है, क्योंकि कृषि भूमि खरीदना खरीद फरोख्त करना मना है एकदम। तो ये सारी चीजों में बहुत समय भी लगता था और बहुत करप्शन भी होता था। तो इन्हीं सबको क्या किया गया, पहला राज्य बन गया ऐसा मध्य प्रदेश, जिसने इसको पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया है। अब वन क्लिक पे ही ये सारी चीजें हो जाएंगी और कचहरी भी नहीं जाना पड़ेगा, सब ऑनलाइन कर दिया है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये बहुत 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 बड़ी फीट होगी। और अब फिर बात आएगी कि भाई फिर कैसे जमीन कैसे पहचानी जाएगी। जमीन को जियो टैगिंग के थ्रू, तो सैटेलाइट के थ्रू, जमीन के जियो टैगिंग के थ्रू जमीन या प्लॉट की पहचान हो जाएगी। उससे उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, उसका जैसे होता है ना ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट जो होते हैं, उस जमीन के ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। खत्म, कहानी हो गई रजिस्ट्री। ठीक है, आइए। कब तक यूनिवर्सल सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस का कब तक एक्सटेंड किया गया है, देखो ये क्या है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की स्थापना करी गई थी सन 2021 में। जब कोविड आया तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, हम फ्री में आपको खाना देंगे, आप लोगों को समस्या नहीं आएगी, हम आपको फ्री में खाना देंगे। उसको बार बार एक्सटेंड कर रहे थे। अब क्या किया गया, फाइनली उसको दिसंबर 2028 तक की सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है। इसमें फोर्टिफाइड राइस जैसी भी चीजें शामिल हैं। फोर्टिफाइड राइस का मतलब क्या होता है, देखिए नॉर्मल चावल में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन फोर्टिफाइड राइस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जितना भी ये चावल होता है उसको एक चूरे में, एक पाउडर में, उसको पाउडर को चिपका दिया जाता है, मतलब पाउडर लगा दिया जाता है उस चावल के ऊपर। और उस पाउडर में प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो चावल ही अब आपका सुपर फूड बन चुका है। जब जो गरीब लोग होते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते ये सब फल फूल वगैरह, तो वो उसको जब खाते हैं तो उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की जो कमी हो रही होती है वो पूरी होती है। तो इसके तहत ये फोर्टिफाइड राइस दिए जाएंगे और इसको दिसंबर 2028 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। एक और सवाल क्या बन सकता है यहां से, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब आया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये सरकार ने कब शुरू किया था, सन 2021 में, कोविड के टाइम पर शुरू किया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आई थी उस समय। अच्छा, फिर देखिएगा, अरे वाह, एफएसएसएआई के थ्रू फोर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं। फोर्टिफिकेशन कहते हैं फूड में प्रिजर्वेटिव डालने को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने को, या शुगर कंटेंट कम करने को, या बेटर मटेरियल से उसकी अच्छी अच्छी पन्नी लगा दी, अच्छा कागज लगा दिया, अच्छे से पैकिंग करने को फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जब हम उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देते हैं तब उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री जनधन योजना का क्या था। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, देखिए हम लोग बात कर ही रहे हैं योजनाओं की, तो इसी में इसकी भी बात कर ले रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है जो सन 2016 में आई थी। अच्छा, अब एक चीज आती है, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2016 में आई थी कि 2014 में आई थी। सोचिए, ये आपको याद होगा, डिमोनेटाइजेशन तो देखिए 2016 में आया था। अब ये बताइए, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2016 में आई थी या 2014 में आई थी। दिमाग पे जोर डालिए, व्हाट वाज द ईयर। अरे, आंसर तो आप लोग सोच ही रहे होंगे, है ना। काश ये लाइव होता तो हम आप लोगों का आंसर सामने देख रहे होते, है ना। अरे अब देखो, अब आप सब करेंगे, अरे हाँ सर लाइव रही है, लाइव रही है, लाइव रही है। देखो, एक बड़ी अच्छी चीज ये है यार कि ऐसे ना एक बार अच्छा फायदा हुआ कि सेशन ना मिस नहीं हो सकता, ये सबसे बढ़िया फायदा है देखो इसका।
तो देखो यार, ये कहानी शुरू होती है 15 अगस्त से। 15 अगस्त 2014 को 15 अगस्त 2014 को ये शुरुआत करी गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की। एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम थी ये, ठीक है। आओ फिर आगे देखते हैं इनमें से कौन सी एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। गवर्नमेंट स्कीम के लिए हम आपको ना अलग से कराएंगे, अभी गवर्नमेंट स्कीम को रोकते हैं। हमने इसमें ये स्कीम्स भी ऐड करी थी, बट गवर्नमेंट स्कीम का एक अलग से सेक्शन ही लेंगे। आइएगा यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम का बिल्कुल अलग से करेंगे। हाँ, यहाँ पर आइएगा। 2024 का जो नोबेल प्राइज है वो किसने जीता है? तो 2024 का नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें तो वो हांगकांग ने जीता है। क्या जाएगा? हांगकांग। सबसे बढ़िया, देखो नाम इनका इतना अच्छा है कि हांगकांग जैसा लगता है एकदम। तो ये साउथ कोरिया की है, हांगकांग। इन्होंने नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जीता है अभी तक। तो अभी तक कितने नोबेल हो चुके हैं? अभी इस समय केमिस्ट्री का नोबेल ऑलरेडी अनाउंस है, फिजिक्स का नोबेल ऑलरेडी अनाउंस है, मेडिसिन का नोबेल ऑलरेडी अनाउंस है, और अब लिटरेचर का भी नोबेल अनाउंस हो गया है। ठीक, लिटरेचर का किसको मिला है? लिटरेचर का मिला है हांगकांग। और अभी क्या बोलते हैं, भारत में सबसे पहले लिटरेचर का नोबेल किसको मिला था? भारत में सबसे पहले लिटरेचर का नोबेल जो मिला था ना, वो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। ठीक है यार, मैं ये सोच रहा हूँ अब आ ही गया है तो कर ही लेते हैं, है ना। दो ही सवाल है, कर ही लेते हैं, क्यों हम लोग नहीं करें? इससे अच्छा गवर्नमेंट स्कीम की बात हो ही रही है तो कर ही लेते हैं। तो इनमें से कौन सी एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, या डिजिटल इंडिया? यह है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके तहत क्या होता है, इसमें बहुत छोटा सा प्रीमियम लिया जाता है। वो रेंज करता है 50 रुपए से 150 रुपए तक पूरे साल का। तो 50 रुपए 70 रुपए डिपेंड करता है आपकी एज क्या है। और अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे, पहले 1 लाख कवर था, बढ़ा दिया गया इस कवर को 1.5 लाख 2 लाख कर दिया गया है, तो उसे ये पैसा मिल जाता है। यह है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। बहुत छोटा सा पैसा खाते से ही कट जाता है। कभी डिपेंड करता है आपकी उम्र कितनी है, 70 रुपए कटता है, 75 रुपए कटता है, तो इस हिसाब से कटता है आपकी एज के हिसाब से। और इसमें एक अच्छा 1.5-2 लाख का एक कवर मिल जाता है कि अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसको ये मिल जाता है। ये गरीबों के लिए बहुत अच्छी चीज है। फिर देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कौन से वर्ष में करी गई? ये तो एक आइकॉनिक सा चीज है। स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना कब करी गई? ये आपने बहुत बार सुना होगा। ये तो ये सबसे आइकॉनिक स्कीम है अभी तक सरकार की। ये देखो, जैसे 15 अगस्त को क्या किया था, 2 स्कीम आई है। 2014 में ही है, 15 अगस्त को क्या किया गया था, ये जनधन योजना की शुरुआत करी गई थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम की, सबके बैंक खाते खुलवाएंगे। और इसके बाद 2 अक्टूबर को क्या किया गया, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 में क्या होता है, यहां पर स्वच्छ भारत स्कीम की शुरुआत करी गई, क्योंकि गांधी जी का स्वच्छता में बहुत बिलीव था। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी गई। ठीक है, आइएगा फिर कौन से इंडियन ने नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स जीता था अभी इसमें 2019 में? देखो, नोबेल प्राइज की बात हो रही है तो हम ये भी बात कर लेते हैं। अभिजीत बैनर्जी, इन्होंने जीता था 2019 का नोबेल प्राइज। कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने क्या जीता था? कैलाश सत्यार्थी ने सन 2014 में नोबेल पीस प्राइज जीता था मलाला यूसुफजई के साथ में। अमर्त्य सेन ने क्या जीता था? इन्होंने इकोनॉमिक्स का इन्होंने जीता था नोबेल। और यहां पर वेंकट रामकृष्णन, ये होमवर्क है, ये आप बताएंगे कि इन्होंने, वी रामकृष्णन, इन्होंने कौन सा नोबेल प्राइज जीता था। ठीक, आइए आगे आते हैं। कौन सा स्पोर्ट है जो पहली बार ये वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है? तो कबड्डी का, खो खो का, हॉकी का, या क्रिकेट का? यार बाकी सब तो हो चुका है, लेकिन अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो खो खो का वर्ल्ड कप है ना, ये इसमें 12 लोग होते हैं। खो खो में कितने प्लेयर्स है? इसमें 12 प्लेयर्स होते हैं, और ये वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है। फिर देखिएगा, यहां आते हैं, राफेल नडाल रिटायर कब होंगे प्रोफेशनल टेनिस से? यार सैड न्यूज है ये। राफेल नडाल, जिनको आप बार बार पढ़ते थे, आज कुछ जीता, आजकल कुछ जीता, तो 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं अभी तक। ये 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 22 ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद इस स्पेनिश प्लेयर ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, और बोला है नवंबर में होने वाले डेवॉस कप जो होता है, डेवॉस कप, नवंबर में होने वाले डेवॉस कप के बाद वो संन्यास ले लेंगे। तो ये आ जाएगा, सॉरी डेविस कप है, डेवॉस बोल रहा हूं, डेविस कप जो होने जा रहा है 2024 वाला, इसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे। कितने ग्रैंड स्लैम है इनके पास में? 22। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसके पास है? नोवाक जोकोविक, 24 ग्रैंड स्लैम। आइएगा, कितने मेडल्स इंडिया ने अभी 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में जीते थे? देखिए, इनके पास भी ओलंपिक का एक गोल्ड मेडल है, नोवाक जोकोविक के पास में। और वहीं से हमने एक छोटी सी न्यूज और करते हैं कि भारत ने कितने जीते थे। इस बार हमने 6 मेडल जीते, सिल्वर 1 जीता, बाकी ब्रॉन्ज जीते। हमने 6 मेडल जीते इस बार के ओलंपिक्स में। फिर आते हैं
सिल्वर मेडल, हा, यही सवाल आ गया। सिल्वर मेडल किसने जीता है इस बार? हमने जैवलिन थ्रो में जीता था और नीरज चोपड़ा ने ये जैवलिन फेंका था और हमने सिल्वर मेडल जीता था। इसमें कुछ जो रिलेटेड न्यूज है ना उसको भी ऐड करा हुआ है ताकि हमको रिकॉल होता रहे, ठीक। रिलेटेड न्यूज, स्टैटिक जीके, इनको भी एमसीक्यूज के फॉर्मेट में ऐड करा है ताकि हमें रिकॉल होता रहे। फिर देखिएगा कौन सी कंट्री ने 2024 के री इलेक्शन प्रेसिडेंट काइस सईद हो रहे हैं। देखो कहानी क्या है यार, ये कंट्री आती है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया ने क्या किया, अभी इनके वहां इलेक्शन हुए जिसमें इन्होंने जो प्रेसिडेंट थे वही दोबारा प्रेसिडेंट चुन लिए गए। इनका नाम है काइस सईद। तो काइस सईद इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया, ठीक। ट्यूनीशिया कहां पर है? ट्यूनीशिया एक अफ्रीकन कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीका में आती है ये। तो आंसर आ जाएगा ट्यूनीशिया। फिर देखिएगा, अच्छा हमारे पास क्या आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेस्ले इंडिया। तो नेस्ले का प्रोडक्ट आप सबने खाया हुआ है ना। आपने किटकैट खाई है, ये किटकैट खाई है। आपने मैगी खाई है, मैगी, तो किटकैट हो गया, मैगी हो गया। ये जो प्रोडक्ट्स है ना, किटकैट, मैगी, ये सब नेस्ले इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं ये। तो ये किसने करा हुआ है? कौन आ गया? मनीष तिवारी हो गए हैं। आइए, विक्रम मिस्त्री कौन है? विक्रम मिस्री इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं इस समय, प्रेजेंट में फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये आ जाएंगे ये। आइए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Who was appointed as the Chief Justice of Delhi High Court in 2024? अभी हाल ही में हमने ये न्यूज पढ़ी थी। किसको अपॉइंट करा गया है? दिल्ली के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किन्हें बनाया गया है? ये आ जाएंगे जस्टिस मनमोहन। हमने कैसे याद कराया था कि देखिए मनमोहन सिंह साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहीं रहते थे। जस्टिस मनमोहन दिल्ली हाई कोर्ट के हो गए ये। चलिए कहाँ गया? ये आ गया जस्टिस मनमोहन। फिर आगे आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है? देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका नाम है, एक्सेलेंट टाइमलाइन के अंदर अपने दिमाग में ले आओ और कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। हिजबुल तहरीर। हिजबुल तहरीर का मेन गोल क्या था? हिजबुल तहरीर का कहना था कि पूरी दुनिया में इस्लाम ही होना चाहिए और कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं भी सेक्युलरिज्म नहीं होना चाहिए, माने किसी भी धर्म का सम्मान नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ही सम्मान और इस्लाम का ही परचम होना चाहिए। और जैसे आपको याद होगा 1919 में खिलाफत मूवमेंट आया था, एक खलीफा होते थे टर्की में। तो इनका कहना है कि सरकारें नहीं, एक ही खलीफा होना चाहिए जो पूरी दुनिया के ऊपर राज करे। तो ये हिजबुल तहरीर का मोटो था। ये हिजबुल तहरीर अभी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो हमारे हैं मिस्टर अमित शाह, इन्होंने अनाउंस किया कि हिजबुल तहरीर को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है और भारत में इसे बैन कर दिया गया है। इसका मतलब अभी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर भी अपने बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकती है, कहीं पर भी ओपनली, कहीं पर भी इसको परमिशन नहीं दी जाएगी इसके कोई इवेंट होस्ट करने के लिए। जो लोग अगर कोई इसका मेंबर बनता है तो माना जाएगा कि वो भी एक टेररिस्ट है। तो ये आ जाता है हिजबुल तहरीर। इनको कई जगह बैन है, चाइना में बैन है, रशिया में बैन है, इवन इजिप्ट में बैन है। इजिप्ट में इस्लामिक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे भी ये बैन है। आइए फिर आगे आते हैं, कौन सा हरिकेन अभी कैटेगरी 5 स्टॉर्म बन गया? देखो हरिकेन क्या होता है पहले समझो। अटलांटिक ओशियन में जब साइक्लोन आता है, कहां पर? अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में जब साइक्लोन आता है तो उसको हम कहते हैं हरिकेन, ठीक है। तो अभी कैटेगरी 5 हरिकेन का मतलब यह हुआ एक ऐसा साइक्लोन जिसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से 250 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। ये बहुत 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 तेज हो गया। इसमें घरों की छतें उड़ जाती हैं, जो भी वीक स्ट्रक्चर होते हैं वो सब उड़ जाते हैं, पेड़ अपरूट हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है बहुत ज्यादा, गाड़ियां डूब जाती हैं। तो ये कैटेगरी 5 हरिकेन आ गया है और आज तक ऐसे 4-5 ही हरिकेन आए हैं पूरे यूएस की हिस्ट्री में। तो ये और ये सबसे ज्यादा तेजी से आने वाला कैटेगरी 5 हरिकेन बोला जा रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिल्टन। हमारे यहाँ बोतलें आती है ना मिल्टन की, इसका नाम है मिल्टन। ये यूएस में आया है। फिर देखिएगा साइक्लोन आसना कहां फॉर्म हो रहा है। ये देखिए साइक्लोन की बात आई है तो थोड़ा सा स्टैटिक और भी हम देख लें। पिछले साल क्या हो रहा था? साइक्लोन आसना फॉर्म हो रहा था। तो साइक्लोन आसना गुजरात के पास फॉर्म हो रहा था और 50 साल बाद ऐसा हो रहा है, 1976 में आखिरी बार ऐसा हुआ था कि अरेबियन सी में गुजरात के पास कोई साइक्लोन फॉर्म हो रहा हो, और ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये इस बार 50 साल बाद ऐसा हो रहा है, तो इसलिए एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है। इसका नाम है साइक्लोन आसना, ठीक। तो ये कहां पर आ रहा है? ये अरेबियन सी में बन रहा है ये। फिर आगे देखते हैं हम लोग, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात हो रही है। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है ये यूनाइटेड नेशन ने सन 2011 में अनाउंस किया है। कैसे याद रखोगे? देखो लड़कियां कैसी होती हैं? शुभ होती हैं ना, और शुभ के लिए क्या करते हैं? शुभ के लिए 11 हो गया, और शुभ के लिए क्या है? 11 शुभ होता है ना, तो 11 यहां भी आ गया। तो 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम क्या है? गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। 11 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करेंगे तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है
ये 24 अक्टूबर को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। कंफ्यूज मत होना इसमें। इनमें से कौन सा साइक्लोन बे ऑफ बंगाल पे बना है, ये बताइएगा 2024 में। ये मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा कि 2024 में एक साइक्लोन आया है बे ऑफ बंगाल में, उसका नाम क्या है। ये सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है। चलिए, विद दिस गाइस वी रैप अप द करंट अफेयर्स ऑफ द डे। हमारे आज के सब करंट अफेयर्स होते हैं समाप्त। खूब बढ़िया से आप लोगों ने किया है, अच्छे से करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, और जब भी रिवाइज करना हो ना तो 2x पे मार के रिवाइज कर जाइएगा, मस्त रिविजन हो जाएगा आपका, ठीक है जी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।